इस वीडियो की जो शुरुआत होगी वो होगी धातुओं की प्राप्ति से। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा कि इस चैनल में आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस धीरे धीरे मिलता जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना वीडियो इसमें डालता हूँ। क्योंकि मैं इस चैनल को एक क्लास की तरह समझता हूँ कि मुझे रोज़ाना पढ़ाना है, इसलिए आप रोज़ाना नोट्स बनाएं, पढ़ें, समझें। तो आइए अब टॉपिक में आते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत, जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, धातुओं का मुख्य स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर धातुएं अधिकतर मिलती हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। देखिए, समुद्री जल में जो लवण है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये विलय के रूप में है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खनिज का डिफिनेशन आ गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी में, यानी कि उसके ऊपरी परत में, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर खनिज में कोई विशेष धातु ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो यहाँ दूसरा डिफिनेशन आ गया अयस्क का। मतलब कुछ स्थानों में क्या होते हैं, जो खनिज निकलते हैं उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है और उससे निकालना काफ़ी आसान होता है, लाभकारी होता है। तो इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। देखिए, सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते, किंतु जिस खनिज से धातु ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसे अयस्क कहते हैं। अब टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम लोग इससे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी की, कौन धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सक्रियता श्रेणी में हम लोग देखे भी हैं। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ जो धातु हैं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, वो किसी से अभिक्रिया करके यौगिक के रूप में नहीं पाई जाती, वो स्वतंत्र पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। मतलब भूपर्पटी में कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो धातु नीचे आता है वो कम अभिक्रियाशील होती है, और ये जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो सक्रियता श्रेणी के नीचे में आते हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ये सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, दिखाने की कोशिश किया है, ये सब नीचे आता है। इसलिए क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये ऊपर में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं।
इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है ये कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य की। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि इसमें जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, ये मध्य गुण को प्रकट करता है। पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ये जो मध्य वाला जो है ये पृथ्वी के भूप्रकृति में मुख्यतः ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, यानी कि 3 रूपों में पाई जाती है, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। आप ये देखेंगे कि कुछ धातुओं के जो अयस्क हैं वो ऑक्साइड में होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अब बात उठता है कि धातुओं के अयस्क, कुछ धातुओं के अयस्क ऑक्साइड में क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण है कि ऑक्सीजन अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। दूसरी बात, पृथ्वी पर ये प्रचुर मात्रा में पाया भी जाता है। इसी प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। 3 क्या क्या हैं? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। देखिए, तीनों वर्ग में जो धातुएं हैं इनको प्राप्त करने के लिए अयस्क से इनको यानी कि खनिज से जो धातु को जो प्राप्त करेंगे, तीनों वर्ग में अलग अलग धातुएं हैं और इनको हमको प्राप्त करना है खनिज से। तो खनिज से धातुओं को अलग करने के लिए जो कि अलग अलग समूह में हैं, कोई अधिक अभिक्रियाशील में, कोई मध्य, कोई निम्न, तो अलग अलग अभिक्रियाशील वाले समूह के लिए अलग अलग तकनीक का प्रयोग होता है। जैसे कि निम्न अभिक्रियाशील जो तत्व हैं उनसे धातु को अलग करना है तो उसका अलग तकनीक यूज होगा। मध्य अभिक्रियाशील धातु में अगर हमको उस धातु को अलग करना है तो उसके लिए अलग तकनीक यूज होगा, और उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को अलग करना है तो उसके लिए अलग तकनीक यूज होगा। मतलब तीनों वर्गों के लिए अलग अलग तकनीक होता है उसे प्राप्त करने के लिए। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। ये भी बात है कि जब धातु को शुद्ध किया जाता है, उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तो एक ही स्टेप में नहीं होता है, एक ही प्रक्रिया से नहीं होता है, कई सारे चरणों में कई स्टेप्स अपनाने होते हैं, तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होता है। मतलब कई ऐसे प्रक्रिया करना पड़ता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ किसमें कौन सा प्रोसेस करना है यहाँ पर दिखाया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। तो यहाँ पर सभी भागों का, जैसे कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है।